हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 291 से क्वेश्चन नंबर 300 तक। क्वेश्चन नंबर 291, फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसी बीम रिजल्ट्स इन। लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम आरसी बीम में हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करते हैं तो उसके कारण डेप्थ और विड्थ में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर IS कोड 456/2000 से देखते हैं। क्लोज नंबर 23.2.1, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स may generally be assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio are not greater than the values obtained as below. Basic values of span to effective depth ratio for span up to 10 मीटर, यदि स्पान 10 मीटर तक है उस केस में इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कितना हो जाएगा। कैंटिलीवर के लिए 7 होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कितना हो जाएगा 26। यदि स्पान 10 मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में जो वैल्यू इसमें दी गई है 7, 20 और 26 में बी मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई स्पान इन मीटर्स except for cantilever, in which case deflection calculation should be made depending on the area and the stress of steel for tension reinforcement. The values in A or B shall be modified by multiplying with the modification factor obtained as per figure 4. तो ए और बी में आपको वैल्यू दी गई है स्पान और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। यदि स्पान 10 मीटर से कम है और स्पान 10 मीटर से अधिक हो तो इन दोनों केस में इफेक्टिव डेप्थ रेशियो यहाँ पर आपको गिवन है 7, 20 और 26, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई स्पान से, यदि स्पान ग्रेटर देन है 10 मीटर। और यदि यहाँ पर हम स्टील का यूज़ करते हैं हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है, यदि हाई ग्रेड स्टील यूज़ करते हैं जिस स्टील की स्ट्रेंथ अधिक है उस स्टील का यूज़ करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से जो कि 1 से कम होगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉडिफिकेशन फैक्टर से, वो फिगर 4 में आपको मिल जाएगा IS कोड की फिगर 4 में, जो कि 1 से कम होगा मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम 20 है यहाँ पर स्पान डेप्थ रेशियो, ठीक है। इस केस में स्पान और डेप्थ रेशियो, तो डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ होगी स्पान डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। सेकेंड केस हम देखते हैं, यदि मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 कम हो जाएगा। 20 मान लो कितना हो गया 15, एग्जाम्पल है 15, ठीक है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। स्पान और डेप्थ रेशियो कितना है 15 है। सेम बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन उसमें हमने यूज़ किया है हाई स्ट्रेंथ स्टील। उस केस में 15 हो जाएगा, 20 से कम हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पर डेप्थ कितनी हो जाएगी L/D, L/15, ये किसके बराबर होगी डेप्थ के बराबर, मतलब डेप्थ कितनी हो जाएगी L/15। पहले केस में डेप्थ कितनी थी L/20, सेकेंड केस में डेप्थ कितनी है L/15। सेम बीम है लेकिन हमने उसमें क्या किया, सेकेंड वाले केस में हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया। अब इसमें समझना डेप्थ फर्स्ट और सेकेंड दोनों केस में, फर्स्ट केस में L/20 मतलब 20 से डिवाइड होगा और सेकेंड केस में 15 से डिवाइड होगा। तो यदि हम 20 से डिवाइड करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो किस में डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इस वाले केस में L/15 में। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करते हैं तो डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स डेट डेप्थ शुड बी इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 291, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी यदि हमने आरसी बीम में हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कैंटिलीवर के लिए 7 होगा, सिंपली सपोर्टेड 20, कंटिन्यूस के लिए 26। कब होगा ये, जब स्पान कितना हो 10 मीटर तक, 10 मीटर या 10 मीटर से कम हो स्पान, तो उस केस में ये रेशियो होगा। यदि 10 मीटर से अधिक होता है तो 10 बाई स्पान से आप डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 292, फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन कंटिन्यूअस आरसी बीम लाइव लोड शुड बी प्लेस्ड ऑन।
एक कंटिन्यूअस आरसी बीम है, उसमें मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पर कब होगा। आपको पूछा गया है कि लाइव लोड को हम कहाँ पर प्लेस करें जिससे कि सपोर्ट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा हो, सैगिंग। कंटिन्यूअस बीम का मतलब क्या हो जाएगा, दो से ज़्यादा सपोर्ट हो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस बीम। यदि किसी भी सपोर्ट पर हमें मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट चाहिए, पहले समझ लो सैगिंग क्या होता है। यदि बीम का डिफ्लेक्शन इस शेप में होता है तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट का है कहलाएगा। यदि बीम का डिफ्लेक्शन इस शेप में होगा तो वो कहलाएगा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए लाइव लोड को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, जिस सपोर्ट पर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट चाहिए उस सपोर्ट के दोनों साइड पर हम क्या कर देंगे, लाइव लोड प्लेस करेंगे। और उसके बाद ऑल्टरनेट स्पान पे, ऑल्टरनेट स्पान का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हमने यहाँ पर कर दिया एडजेसेंट स्पान जो हो जाएगा सपोर्ट का, और ऑल्टरनेट का मतलब यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो इस कंडीशन में इस सपोर्ट पर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 292 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्पान एडजेसेंट टू द सपोर्ट प्लस ऑल्टरनेट स्पान। क्वेश्चन नंबर 292 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 293, डिजाइन ऑफ वन वे आरसी स्लेब फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज डन बाय। यदि कॉन्सेंट्रेटेड लोड है और उस स्लेब का यदि हमें डिजाइन करना है, वन वे स्लेब है, तो किसका यूज करते हैं हम। Pigot's moment coefficient can be used for computing bending moment in a panel freely supported along four edges with restrained corner and carrying symmetrically placed load distributed over small area। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि स्मॉल एरिया पर लोड है, एक पॉइंट लोड कहलाएगा, या उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। Pigot derived this curve for thin plates using elastic theory of flexure and assuming Poisson's ratio of 0.15। तो यदि वन वे स्लेब है और उसकी डिजाइन करना है, उस पर कौन सा लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है या पॉइंट लोड है, तो हम किसका यूज करते हैं, पिगोट्स मोमेंट कोफिशिएंट या पिगोट्स मोमेंट मेथड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 293 ऑप्शन ए इज करेक्ट, using Pigot's moment coefficient। Question number 294, in Pigot's coefficient method for the analysis of an interior panel of T-beam bridge, यदि T-beam bridge है और उसके इंटीरियर पैनल का एनालिसिस करना है Pigot coefficient मेथड से, तो उस केस में क्या होगा, the applicability is restricted to the case when the wheel load is centrally placed। यदि व्हील लोड सेंटर में प्लेस है तो उस केस में क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड। एक और इसमें देख सकते हैं हम, इट कैन बी अप्लाइड फॉर एसेंट्रिक लोड अल्सो। एक तो पॉइंट लोड की अप्लाई होती है, पिगोट्स मेथड पॉइंट लोड के लिए अप्लाई होती है, कॉन्सेंट्रेटेड या पॉइंट लोड के लिए, और यदि एसेंट्रिक लोड है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगी पिगोट्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 294 ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 295, a T-beam roof section has the following particulars: thickness of slab 100 mm, width of rib 300 mm, depth of beam 500 mm, center to center distance of beams 3.0 mm 0 meter, effective span of beam 6 meter, distance between points of contraflexure is 3.60 meter। The effective width of flange of beam is, इफेक्टिव विड्थ आपको पूछा गया कितनी होगी, इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी बीम, टी बीम की इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, बी एफ इज इक्वल टू एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ इज नॉट ग्रेटर देन बी, वेयर बी एफ इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, एल नॉट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, या पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट का मतलब हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स। बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेव, डी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज, बी एक्चुअली विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो ये आपको क्वेश्चन में इन सभी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है,
और बी एफ आपको पूछा गया है। एल नॉट कितना दिया गया है 3.6 मीटर, उसको में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 प्लस बी डब्ल्यू 300 है और डी एफ कितना दिया गया है 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी होगी 1500। क्वेश्चन नंबर 295 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 296 लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड। दो लिस्ट आपको गिवन है। द मिनिमम कॉन्क्रीट कवर टू रेनफोर्सिंग स्टील एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट लिस्ट में आपको बीम और स्लेब गिवन है और कॉलम दिया गया है। सेकंड में आपको बताना है कि मिनिमम कवर कितना होगा, रेनफोर्सिंग के कवर करने के लिए मिनिमम कवर कितना यूज किया जाएगा। फॉर कॉलम, यदि कॉलम की बात करते हैं, द लॉन्गिट्यूडनल बार शेल नॉट हैव अ कवर लेस देन 40 mm आर द डायमीटर ऑफ द बार विच एवर इज मोर। कॉलम में जो डायमीटर यूज किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बार का जो डायमीटर होगा उसका डायमीटर और 40 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लिया जाता है कॉलम का। लॉन्गिट्यूडनल बार का जो डायमीटर होगा वो और 40 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लिया जाता है कवर, वो होगा कवर। सेकेंड केस, इन केस ऑफ कॉलम्स ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm और लेस, यदि कॉलम की डायमेंशन 200 mm से कम है उस केस में क्या होगा, उस रेनफोर्सिंग बार्स डू नॉट एक्सीड 12 mm डायमीटर, अ कवर ऑफ 25 mm में बी प्रोवाइडेड। यदि 12 mm डायमीटर है रेनफोर्स का और कॉलम की डायमेंशन कितनी है 200 mm या उससे कम है, तो उस केस में 25 mm की कवर प्रोवाइड की जाती है कॉलम में। तो कॉलम में दो केस हो गए। पहला केस क्या है, यदि कॉलम की डायमेंशन 200 mm से अधिक है, 40 mm या डायमीटर, इन दोनों में से जो अधिक होगा वो प्रोवाइड किया जाता है कवर। सेकेंड केस, यदि डायमेंशन 200 mm से कम है तो 12 mm उसका डायमीटर है, ठीक है, दो कंडीशन है, तो उसमें कवर कितना प्रोवाइड किया जाएगा 25। अब देखते हैं यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में ए दिया गया है, फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम्स ऑफ साइज 200 mm एंड लेस विथ 12 mm डायमीटर बार्स एस लॉन्गिट्यूडनल स्टील। तो ये वाला केस में क्या हो जाएगा, कितना प्रोवाइड करना आपको 25 mm। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ए के लिए क्या होगा फोर्थ। बी, फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन बीम्स, यदि बीम्स की बात करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है तो उसमें कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है, या तो 25 mm या डायमीटर ऑफ बार, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो किया जाता है प्रोवाइड कवर के रूप में। सी, फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन स्लेब, स्लेब में 15 mm आर डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर, सेकेंड करेक्ट होगा। ये आपको याद रखना है, कोड में दिया गया है, फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन कॉलम ऑफ साइज मोर देन 200 mm, ये 200 mm से अधिक है तो कवर कितना वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा 40 mm और डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर। तो डी के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। ए 4, बी 3, सी 2 एंड डी 4, डी 1। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 296 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 297, मिनिमम परसेंटेज एरिया ऑफ HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्म बार रेनफोर्समेंट इन अ 150 mm थिक वाटर टैंक वॉल इज। वाटर टैंक वॉल है, थिक वाटर टैंक वॉल है, ठीक है, 150 mm है तो उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरिया कितना होगा HYSD रेनफोर्समेंट का। द मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर वाटर टैंक, वाटर टैंक के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा 0.24% ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन फॉर द सेक्शन अप टू 100 mm थिक। यदि सेक्शन की थिकनेस 100 mm या उससे कम है उस केस में 0.24% रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम। सेकेंड केस है फॉर सेक्शन थिकनेस 100 to 450 mm,
यदि 100 से 450 mm के बीच में सेक्शन की थिकनेस है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 150, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 0.24 माइनस 0.08 टी माइनस 100 डिवाइडेड बाई 350। टी क्या होगा? थिकनेस ऑफ सेक्शन, जो कि क्वेश्चन में दी गई है 150। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 0.23%। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा? 0.23%। क्वेश्चन नंबर 297 ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.23। क्वेश्चन नंबर 298, in a load balanced pre-stressed concrete beam under self load, the cross section is subjected to. In load balancing method, the applied load is balanced by the cable profile. जो लोड अप्लाई किया जाता है वो किससे बैलेंस किया जाता है? केबल प्रोफाइल से। दस बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जिस ऑप्शन में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होगा वो गलत हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 298 ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी में शियर फोर्स है और ऑप्शन डी में बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक्सियल फोर्स, एक्सियल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 298 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 299, a pre-stressed concrete beam 150 mm into 300 mm supports a live load of 5 kN per meter over a simply span of 8 meter. It has a parabolic cable having an eccentricity of 75 mm at mid-span and 0 at the ends. The pre-stressing force required to maintain the net resultant stress at the bottom fiber at mid-span is 0 under the action of dead load plus live load plus pre-stress is। जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उससे हम यहाँ पर बीम बना लेते हैं। एक बीम है जिसकी डायमेंशन 150 एंड 300 mm दी गई है, स्पान 8 मीटर है। एक पैराबोलिक केबल बनेगा यहाँ पर प्रोफाइल, जिसकी इसेंट्रिसिटी सेंटर पे कितनी है? 75 है और सपोर्ट पर कितनी है? 0 है। ये प्री स्ट्रेस फोर्स P है और ये 5 किलोन्यूटन पर मीटर आपको दिया गया क्वेश्चन में। बीम का एरिया कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया 150 इंटू 300। एरिया कितना होगा? 150 इंटू 300 इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻³ mm²। ये होगा एरिया। सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं? BD²/6। BD²/6 यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा सेक्शन मॉडुलस? 2.25 इंटू 10⁻6 mm²। डेड लोड यदि निकालना है, डेड लोड कैसे निकालते हैं? कॉन्क्रीट की डेंसिटी कितनी होती है? 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा कॉन्क्रीट का? 0.15 मीटर, 0.3 मीटर। ये डायमेंशन से हम निकालेंगे यहाँ पर वॉल्यूम। इंटू 1 मीटर यदि हम यूनिट लेंथ के लिए निकालते हैं तो 1 मीटर लेंथ है। डेड लोड कितना हो जाएगा? 1.125 किलोन्यूटन पर मीटर। फॉर बॉटम फाइबर से स्ट्रेस डू बी 0। जो स्ट्रेस होगी बॉटम फाइबर में वो कितनी हो जाएगी? 0 होगी। कैसे 0 होगी? यहाँ पर आप देख सकते हो P इंटू ए, एक कंप्रेशन फोर्स होगा P इंटू ए, P इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A प्लस एक यहाँ पर मोमेंट के कारण भी लगेगा स्ट्रेस। कितनी होगी मोमेंट के कारण स्ट्रेस? M/Z के बराबर। और M कितना होगा? P इंटू ई, प्री स्ट्रेस फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाई Z। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा बेंडिंग मोमेंट के बराबर। बेंडिंग मोमेंट होगा M/Z, बेंडिंग मोमेंट, और उसको हम Z से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। ये क्या होगा? स्ट्रेस। बेंडिंग मोमेंट डेड लोड प्लस लाइव लोड के कारण कितना होगा? WL²/8। WL²/8। टोटल लोड कितना हो जाएगा? एक तो हमने निकाला यहाँ पर डेड लोड, क्वेश्चन में आपको लाइव लोड दिया गया है, दोनों को ऐड करेंगे WL²/8 तो ये कितना होगा? 49 किलोन्यूटन मीटर के बराबर। और यदि हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ होगी, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोन्यूटन मीटर में किलोन्यूटन mm में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। P A हमें पता है, P E और Z भी मालूम है, ठीक है। और P हमें फाइंड करना, P आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से हम P निकालेंगे, P कितना हो जाएगा?
392 किलो न्यूटन। 49 इंटू 10 की पावर कितनी है, 3 है, क्योंकि हमने मीटर से क्या कन्वर्ट कर लिया, इसमें mm में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 299 ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अ पार्शियली प्री-स्ट्रेस्ड मेंबर इज वन इन विच, पार्शियली प्री-स्ट्रेस्ड मेंबर का मतलब क्या होगा, इन पार्शियली प्री-स्ट्रेस्ड मेंबर्स limited tensile stresses are permitted in concrete under service loads with control on the maximum width of cracks. The untensioned reinforcement is required in the cross section for various reasons, such as to resist differential shrinkage, temperature effects and handling stresses. ठीक है, यहाँ पर श्रिंकेज, टेम्परेचर और स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 300, अ पार्शियली प्री-स्ट्रेस्ड मेंबर इज वन इन विच टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड क्रैकिंग आर परमिटेड अंडर सर्विस लोड। क्वेश्चन नंबर 300 ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्री स्ट्रेस्ड पार्शियली यदि है तो उसका मतलब होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस एंड क्रैकिंग आर परमिटेड अंडर सर्विस लोड। क्वेश्चन नंबर 300 ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।